गुड मॉर्निंग। आज का हमारा पहला टॉपिक है सर्च फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले ये देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और जो लिखा हुआ है वे क्या है। देखिए, कल ये द हिंदू के अंदर आया था। इसके अंदर आर्टिकल के अंदर राइटर क्या कहना चाहता है? राइटर चाहता है कहना कि जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना, कि हमने लगभग हम 1990 से अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अपने मिशंस भेज रहे हैं स्पेस में। हमने नंबर ऑफ प्लैनेट्स, नंबर ऑफ ड्वार्फ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने खोज निकाले हैं। हमने उनके ऊपर रिसर्च की है, बट आज तक हमें लाइफ के एग्जिस्टेंस का कोई एविडेंस नहीं मिला है। तब ये क्वेश्चंस अराइज होने लग गए, क्या एलियन लाइफ है या एलियन लाइफ नहीं है, या इससे रिलेटेड क्या हमारी चीजें सही हैं देखने की, या लाइफ के रिलेटेड हमारे क्वेश्चन सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बड़े सारे क्वेश्चंस अराइज हो गए। अब इसके अंदर राइटर क्या कहता है? राइटर कहना चाहता है कि जो ये क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं ना, एटलीस्ट ये क्वेश्चंस सही डायरेक्शन में होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, राइटर कहता है जब भी हम किसी काम को करते हैं, अगर हम उसके अंदर फेल हो रहे हैं, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज है ही नहीं या हम उसके अंदर पूरी तरह से अनसक्सेसफुल होंगे। उसका मतलब है कि चीजें रिफाइंड होंगी। अगर एक बार जो हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी उससे काम नहीं हुआ, तब सेकंड टाइम जो हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे वे उस वाली से बेहतर होगी और ज्यादा रिफाइंड होगी। बट अगर वे भी काम नहीं आई, किसी तरह से अनसक्सेसफुल हो जाती है, तो थर्ड बार जो हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे वे और भी ज्यादा रिफाइंड होंगी और वे हमारे और भी ज्यादा काम की होंगी। तो राइटर यहाँ पर कहना चाहता है किसी चीज का ना मिलना उसके ना एग्जिस्टेंस होने के बारे में नहीं बताता है, बल्कि ये कुछ अनदर क्वेश्चन खड़े करता है। वे क्वेश्चन क्या है? शायद हो सकता है कि हमारे पास सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ना हो सकता है कि हमें जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है उसे पता करने का हमारे पास सही तरीका ना हो सकती है दूसरी बहुत सी अनेकों चीजें। तब राइटर कहते हैं कि सबसे पहले हमारा मानना हुआ करता है लाइफ है ये बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ये लाइफ कॉमन होती है। पर देन हमने जब मिशंस वगैरह भेजे और उसके अंदर अनसक्सेसफुल हुए, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी कि लाइफ कॉमन नहीं है, लाइफ काफी रेयर है। और अब तीसरी हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि लाइफ रेयर तो है बट हमें कि शायद हो सकता है कि हमारे पास वे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ही ना हो। अब राइटर कह रहा है कि अब टाइम आ गया है कि हमारे पास में सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो ये चार अंडरस्टैंडिंग हमारे 1990 से लेके 1990 से लेके आज 2025 तक हमारी चार बार अंडरस्टैंडिंग तो चेंज हो चुकी है इन चीजों के ऊपर। तब राइटर कहना चाहता है कि किसी चीज का ना मिलना या अनसक्सेसफुल होना हमें रिफाइनरी की तरफ लेकर जाता है कि आने वाले समय में हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट था। अब जो लिखा हुआ है वे पढ़ लेते हैं। आपके हमारे सर ने कहा कह रखा है कि इसमें जो पीडीएफ में लिखी हुई चीजें हैं उन्हें जरूर पढ़ाया जाए, एक्सेट्रा की जो बात है कॉन्टेक्ट वगैरह जरूर दे दिया जाए, पर पीडीएफ की लिखी हुई एक लाइन भी मिस ना की जाए, क्योंकि वे बड़ी मुश्किल बड़ी मेहनत से पीडीएफ बनाते हैं। उसके अंदर बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डाली जाती है, इसलिए इस पीडीएफ की हर एक लाइन पढ़ने के लिए उन्होंने कहा है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया है। एक टीम है, ये कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने सजेस्ट किया है कि एब्सेंस ऑफ एलियन लाइफ डिटेक्शन कैन हेल्प रिफाइन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स यूजिंग बेसियन एनालिसिस। ये क्या एनालिसिस होता है? इसका मतलब है जो हमारे पुराने बिलीफ हैं, जब नई टेक्नोलॉजी और नए अंडरस्टैंडिंग आती है तो उसके अनुसार वे बदलते रहते हैं। ये मैंने नीचे भी लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर, प्रीलिम्स फैक्ट के अंदर, तब भी वहां पर पढ़ेंगे। पब्लिश्ड in astronomical journal, the study shift focus from better tools to better questions। यहाँ पर राइटर यही कहने की कोशिश कर रहा है, जब हम रिफाइन करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग को तो हम बेटर टूल्स से बेटर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और कभी ना कभी सक्सेस जरूर होंगे। की हाईलाइट क्या है? की हाईलाइट ये कि हमने 1990 से थाउजेंड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर्ड किए हैं, बट अभी तक कोई कंफर्म्ड लाइफ उसके ऊपर फाउंड नहीं हुई है। बट नल रिजल्ट स्टिल ऑफर्स वैल्यूज। अगर रिजल्ट नल भी है तब भी वे हमें वैल्यू ऑफर करते हैं। तो रिसर्च प्रपोज करती है यूजिंग बेसियन स्टैटिक्स टू अपडेट एस्टिमेट्स ऑफ हैबिटेबिलिटी।
बेसियन एनालिसिस इज ए साइंटिफिक मेथड। ये क्या है? ये अपडेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एज न्यू डेटा बिकम्स अवेलेबल। जब न्यू डेटा हमारे पास आ जाता है तो पुरानी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है या हमारी प्रोबेबिलिटी संभावनाएं होती है उन्हें और रिफाइन करने वाले एनालिसिस को ही कहते हैं बेसियन एनालिसिस। ये हेल्प करता है हमारे क्वांटिफाई हाउ कॉमन और रेयर लाइफ में बी इन द यूनिवर्स। अब ये जो बीएस एनालिसिस कर रहे हैं हम कॉन्टेक्स्ट किसके में कर रहे हैं? स्पेस के एंड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तब ये हमारे अंडरस्टैंडिंग विद स्पेस एंड लाइफ की रिफाइन करेगा, यानी हाउ कॉमन और रेयर लाइफ में बी इन यूनिवर्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि अगर कोई भी लाइफ 40 से 80 एक्सोप्लैनेट्स में नहीं पाई गई है तो हो सकता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती हो शायद 10 से 20% से भी कम प्लैनेट्स पर। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग रिफाइन हुई है। कैसे कैसे रिफाइन हुई है? पहले हमें माना जाता था कि लाइफ बड़ी कॉमन होती है, मिल जाएगी। फिर हमें पता चला कि लाइफ तो बड़ी रेयर होती है। फिर हमें पता था कि सोफिस्टिकेटेड शायद हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मिशन भेजने के बाद हमें ये श्योर होने वाले कि सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास जल्दी ही आ जाएगी। नॉट लाइफ डिटेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि हमारा साइंटिफिक फेलियर है। अनसक्सेसफुल हुए मिशन में ये कह सकते हैं, बट ये फेलियर तो कतई नहीं है। Null results helps set upper limits on live hosting potential, aid in refining detention method, stress on asking precise questions, not vague ones like is there life। हम ये एक्सट्रीम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते अगर हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं तो। हम कुछ प्रिसाइज क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, लाइक इज आवर टेक्नोलॉजी इज राइट। क्या हमारी टेक्नोलॉजी राइट है, सोफिस्टिकेटेड है? क्या हम सही तरीके का यूज कर रहे हैं? क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है? ऐसे क्वेश्चन तो पूछना लाजमी है। बट हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही एक्सट्रीमली रिजेक्ट कर दे क्या लाइफ सच में है भी या नहीं है। हमारे अपकमिंग मिशन इससे रिलेटेड क्या है? लाइफ मिशन है, लार्ज इंटरफेरोमीटर फॉर एक्सोप्लैनेट्स के लिए जो यूरोप भेजेगा। HWO है, हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी जो नासा भेजेगी। ये दोनों के दोनों एम करते हैं डिटेक्ट करने के लिए बायोसिग्नेचर्स। बायोसिग्नेचर्स अब क्या होते हैं? बायोसिग्नेचर्स वे होते हैं लाइफ के कुछ हिंट्स मिलते हैं जिनसे। हिंट्स किससे मिलेंगे? पृथ्वी पर लाइफ के हिंट्स क्या है? ऑक्सीजन है, CH4 मीथेन है, और H2 यानी जल है, पानी है। अगर ये हिंट हमें कहीं पर मिलते हैं, ये एज ए बायोसिग्नेचर जार्गन है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बायोसिग्नेचर का काम करता है। जार्गन का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से लिंक होते हैं, वे उसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर वर्ड्स कहे जाते हैं, उसकी अपने मीनिंग होते हैं। उन जार्गन्स में से एक है बायोसिग्नेचर्स। प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। एक्सोप्लैनेट्स क्या होता है? जो प्लैनेट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम होता है, जो हमारे स्टार की ऑर्बिट ना करके किसी अनदर सन की ऑर्बिट कर सकता है। बायोसिग्नेचर्स क्या होते हैं? ये ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं लाइक गैसेज, सरफेस कंपाउंड्स एक्सेट्रा दैट में इंडिकेट बायोलॉजिकल प्रोसेस। और बेसियन एस्थेटिक्स क्या होते हैं? ये यूज्ड किया जाता है फील्ड्स लाइक एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, AI के अंदर, क्लाइमेट मॉडलिंग के अंदर। ये अपडेट करता है हमारे प्रियर बिलीव्स को जब जब न्यू एविडेंस मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग। इस तरह हमारा आज का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला आता है ब्लैक होल मर्जर। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये हम सब कुछ ये स्पेस की जो चीजें पढ़ रहे हैं आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? जरूरत क्या है? कुछ लोग चाय के नुक्कड़ पे बैठ कर कह सकते हैं कि इतने 500 करोड़ का, 600 करोड़ की जो रॉकेट अपने भेजी है इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि फूड सिक्योरिटी दे देते, हेल्थ के अंदर फ्री इंसेंटिव्स दे देते, या कुछ और ऐसा जो कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह है उसे चला देते। ये बाहर भेजने की क्या जरूरत है? इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? तो इसके ना एक बहुत अच्छा आंसर दिया था इसरो के चेयरमैन ने कुछ सालों पहले। उन्होंने कहा था कि जब तक हम स्पेस में नहीं जाएंगे तब तक हम पॉवर्टी को खत्म नहीं कर पाएंगे। अरे ये बाबा, अरे बाबा, स्पेस और पॉवर्टी का क्या मतलब है? उनके कहने का मतलब ये था जब तक पॉवर्टी को हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे ढंग पे, इसके हमारे पास डेटाज नहीं होंगे ढंग पे, इसकी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसके हमारे पास सोल्व करने के मॉडल्स नहीं होंगे, तब तक हम इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे कैसे?
यानी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए यूपीएससी का सिलेबस कहता है इंक्लूजन करना जरूरी है। अब ये इंक्लूजन करना है तो इसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी ना पहले तो। अब अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें डेटा चाहिए। अब ये डेटा चाहिएगा, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल मिशंस भेजने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल मिशंस ये स्पेस मिशंस। कहना क्या चाहता हूं यार, जब हम सैटेलाइट भेजेंगे स्पेस के अंदर, वे सैटेलाइट डेटा इकट्ठा करेगी। डेटा कहाँ का इकट्ठा करेगी? अपने बैरो वगैरह मीटर से डेटा इकट्ठा करेगी यार, अर्थ का ना। डेटा किस चीज का इकट्ठा करेगी? डेटा इकट्ठा करेगी वहां के डेमो, वहां पर फसल क्या कौन कौन सी उगी हुई है, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, वहां से अनेकों अलग अलग तरह के डेटा इकट्ठा करेगी। वे जब डेटा दिए जाएंगे नेशनल सेंटर के अंदर, एनालिसिस किए जाएंगे, तब वहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो हम उससे रिलेटेड सोफिस्टिकेटेड कार्य कर सकेंगे। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, फूड से रिलेटेड एग्जांपल। इंडिया के अंदर मान लिया कोई एग्रीकल्चर के अंदर कोई क्रॉप है, उसकी है ना हमारे यहाँ पर तो मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है। सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है यानी वनरेबिलिटी रहती है। यानी वे पूरी की पूरी हमारे नेचर के ऊपर निर्भर है, कभी अच्छी हो सकती है कभी नहीं हो सकती है, बट वे हमारी फूड सिक्योरिटी से जरूर लिंक है। अगर वे फसल ठीक से नहीं हुई तो हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर जरूर क्राइसिस आ सकता है। तब हम क्या करते हैं, हम पहले सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा कर लेते हैं फसल पूरी तरह से तैयार होने से पहले, कि कितनी फसल खेत के अंदर खड़ी है, उस खड़ी फसल से कितना मतलब प्रोडक्शन होने की संभावना है। उस संभावना को हम देख लेते हैं पहले। अगर हमें लग रहा है कि कम प्रोडक्शन होने वाला है तो हम पहले ही इंपोर्ट कर लेंगे दूसरे देशों से। अगर हमें लग रहा है कि सफिशिएंट प्रोडक्शन होगा तो हम इंपोर्ट पहले नहीं करेंगे। अगर ये डेटा हमारे पास नहीं होता और फसल होने के बाद हमें पता चलता है कि कम प्रोडक्शन हुआ है, तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा मार्केट क्रैश होता है, हमारी फूड सिक्योरिटी जाती है, और दूसरी जो चीजों को ये ट्रिगर करता है, दूसरे क्राइसिस को ट्रिगर करता है, हमारी टेंशन बढ़ाता है, और अनदर प्रॉब्लम है वे भी इसके साथ लिंक हो जाती है। इस क्योंकि हम एकदम से इंपोर्ट करते तो हो सकता है हमारे इंपोर्ट का खर्चा भी बढ़ता और फिर ये जाके फिजिकल डेफिसिट के अंदर भी दिखता। इन बहुत सारे चैलेंजेस सिर्फ एक एग्जांपल से देख सकते हैं, ये ऐसे हजारों एग्जांपल्स में दिखा सकता हूँ। तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ना होने के कारण या टेक्नोलॉजिकल मिशन ना भेजने के कारण हमें फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए जब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा इकोनॉमिक गोल है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी डेमोक्रेसी के थ्रू सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करना, वे हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो जो ये टेक्नोलॉजिकल मिशन भेजे जा रहे हैं, ये हमारे वेलफेयर के लिए ही भेजे जा रहे हैं। तो आगे से अगर कोई चाय नुक्कड़ के ऊपर इनके ऊपर क्वेश्चन उठा दे तो एटलीस्ट आप उसका आंसर कर सके। अब हम ये ब्लैक होल को क्यों पढ़ रहे हैं? ब्लैक होल को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में ना आए। मैं ये क्या मतलब हुआ, ब्लैक होल हमारे एग्जिस्टेंस को खतरे में कर सकता है? देखिए, ब्लैक होल जो है वे एक स्पेस रिलेटेड या कह सकते हैं हम जो भी अंतरिक्ष से संबंधित कोई एक परिघटना या घटना है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर या हमारे अर्थ के ऊपर भी आने वाले समय में हो सकता है। अर्थ के ऊपर होगा तो हमारी लाइफ के ऊपर होगा, लाइफ सीधी सीधी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर होगा। बायोडाइवर्सिटी सेंटर में होती है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लिथोस्फेयर होगा, लिथोस्फेयर के ऊपर हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के ऊपर एटमोस्फेयर। इन ये चार तरीके से हम बनाया जाता है देखने के लिए, समझने के लिए। अगर एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, इनमें से कोई सा भी एक इफेक्ट हो गया ना किसी भी कारणवश फ्यूचर में भी, तो बायोस्फेयर के ऊपर डेंजर आ जाएगा। अगर बायोस्फेयर के ऊपर डेंजर आ गया ना, इस बायोस्फेयर के सेंटर में ही हम ह्यूमन को रखते हैं, ह्यूमंस को, यानी ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के ऊपर डेंजर आ जाएगा। ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए हम बायोस्फीयर को बचाते हैं, इसी के लिए हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर को बचाते हैं। इन चारों को बचाए रखने के लिए हम अर्थ के एग्जिस्टेंस को हमेशा बचाए रखने की कोशिश करते हैं, और अर्थ के एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए हम ऐसे स्पेसिफिक स्पेस से रिलेटेड फिनोमिनाज देखते हैं। क्यों? हो सकता है फ्यूचर के अंदर हमें अर्थ से दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाना पड़े, या हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा फिनोमिना आ जाए जो हमारे एग्जिस्टेंस में ही खतरे में डाल दे। और ब्लैक होल क्यों हम स्टडी करते हैं? क्योंकि दो चीजें है, एक तो लाइफ का एग्जिस्टेंस में आना, किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस में आना, जो जो हमारे किसी भी चीज के मर्जर से स्टार का जन्म हो सकता है, नेबुला वगैरह से।
और दूसरा उस स्टार का एग्जिस्टेंस का खत्म होना। जो खत्म होने का जो कोज होता है वह ब्लैक होल हो सकता है, एक कोज ब्लैक होल हो सकता है। तो ये खत्म हो रहा है एग्जिस्टेंस, इस ब्लैक होल को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जरूरी है हमें कि इसकी स्टडीज की जाए। ये ब्लैक होल जो ग्रेविटेशन वेव छोड़ता है अपने मर्जर के दौरान, उसे समझा जाए, उसका ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है वे समझा जाए, ताकि आने वाले समय में हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो कि हम और कुछ ना कर सके, हम एटलीस्ट अपने एग्जिस्टेंस को बचा सके। इसलिए हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। अब ये आज हमारी ये मतलब चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि है ना हमारा एक दो ब्लैक होल का है ना मर्जर हुआ है, और उस मर्जर के से जो ग्रेविटेशनल वेव्स आई है ना उन्हें डिटेक्ट किया गया है पृथ्वी के अंदर जो लेबोरेटरीज होती है उनके अंदर, उनमें कहाँ कहाँ पर, जापान की लेबोरेटरी के अंदर ये डिटेक्ट किया गया और इटली के अंदर। अब इसके बारे में सोफिस्टिकेटेडली पढ़ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट इसका यही है, लीगो जो कि यूएस के अंदर है, इटली एंड जापान, इन्होंने डिटेक्ट किया है ग्रेविटेशनल वेव्स को जो मैसिव ब्लैक होल के मर्जर से निकली है। इनका नेम, ये नेम वगैरह हमें याद करने की जरूरत नहीं है, एज हम एग्जाम्पल और साइंस टेक्नोलॉजी के मेंस की अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। ब्लैक होल मर्जर क्या होता है, जब दो ब्लैक होल के ऑर्बिट एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं। कहने का मतलब यह, मान लीजिए ब्लैक होल कुछ इस टाइप का है, कोई रियल इमेज हमें आज तक इसकी मिली नहीं है, जो मिले इमेज हमें पहले नासा ने कुछ टाइम पहले दी थी, वे भी पूरी तरह से वहां पर लाइट नहीं थी उसके अंदर। कहने का मतलब है ब्लैक होल अपने आप को लाइट के एग्जिस्टेंस को भी खा जाता है, लाइट का एग्जिस्टेंस भी नहीं छोड़ता है। तो उस टाइम पर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के हेल्प से वे इमेज बनाई गई थी ताकि हमें विजिबल हो सके। जो बीच का उस इमेज का पार्ट था ना, असल में वे ब्लैक होल था जो दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, पर उसके साइड की लाइटिंग की वजह से हम उसे समझ पा रहे थे। तो क्योंकि उसके अंदर लाइट चली जाती, लाइट भी वे कंज्यूम कर जाता है, इसलिए उसकी कोई इमेज आज तक पॉसिबल हुई नहीं है। बट नासा ने अपने टेक्नोलॉजी की मदद से वे इमेज हमें दिखाने की कोशिश जरूर की थी। मान लीजिए दो ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल यहाँ पर भी है कोई, ये आपस में जब मर्ज करेंगे ना, जो मर्ज करने से, क्योंकि एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे के ग्रेविटी को मतलब एक दूसरे के अंदर मर्ज करने के लिए एक दूसरे को खींचेंगे। जब खींचेंगे तो इन दोनों का आपस में मर्ज हो जाएगा, और मर्ज तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरे के पूरे एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज ना कर जाए, पूरा का पूरे कन्वर्ज ना कर जाए। तो इस ब्लैक होल के मर्जर को, जो दो ऑर्बिट एक दूसरे को ऑर्बिट करते हुए मर्जर करते हैं, जब ये एनर्जी छोड़ते हैं, उससे ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू जो एनर्जी छोड़ते हैं कोलाइड होने की तरफ, वे हमें डिटेक्ट हुई है। इसका रिजल्ट क्या हुआ है, रिजल्ट होता है एक लार्जर ब्लैक होल। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक लार्जर ब्लैक होल बन जाता है, जो कि पावरफुल बर्स्ट करता है ग्रेविटेशनल वेव्स को। ये डिटेक्ट की गई है अर्थ के ऊपर विया लेजर इंफेरोमेट्री के द्वारा। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, हम सभी को पता है, आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल वेव्स को काफी पहले लगभग 1916 के अंदर ही खोज निकाला था अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू। फर्स्ट डिटेक्ट हुई है, इस कब ये हमने साइंटिफिकली वो अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कब डिटेक्ट कर लिया, आइंस्टीन के कहने के बाद, तो लगभग पूरे 100 सालों के बाद लिगो के द्वारा ये हमने पहली बार डिटेक्ट की गई थी। डिटेक्टर्स क्या क्या थे, लिगो यूएसए के अंदर, वर्जो इटली के अंदर, और कर का जापान के अंदर। ये डिटेक्टर है ग्रेविटेशनल वेव्स जो अब निकली है उसके कह रहा हूं मैं, जब इनके मर्जर से बड़ा ब्लैक होल बना उससे। वर्किंग प्रिंसिपल इसके पीछे क्या है, लेजर इंफेरोमेट्री टू डिटेक्ट स्पेस टाइम डिस्टोर्शन। ये इतनी सारी सोफिस्टिकेटेड चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हम मेंस की अंडरस्टैंडिंग में इसे लिख सके, और ब्लैक होल से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए तो वे हम सही ऑप्शन क्लिक कर सके, टिक कर सके। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ऑब्जर्वेशन विंडो खोलते हैं हमारे लिए, जो स्टडी करते हेल्प करते हैं हमारी स्टडीज को, किसकी, ब्लैक होल से रिलेटेड, न्यूट्रॉन स्टार से रिलेटेड और कॉस्मिक कोलिजन से रिलेटेड। न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, कॉस्मिक कोलिजन, किसी दिन इन सब से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं ना ए टू जेड, वे सभी टर्म्स पढ़ लेंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन वे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से डाल दिया जाए टर्म से रिलेटेड, वे सभी के सभी टर्म्स मैं आपको बता दूंगा। ओके, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लैक होल मर्जर है जो डिटेक्ट किया गया है। इन्वॉल्व है इसके अंदर इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स, सपोर्ट करता है थ्योरी को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में फ्रॉम विया सक्सेसिव मर्जर्स के थ्रू, और रैपिड स्पिन ऑफ बोथ बी एज ब्लैक होल्स चैलेंज करते हैं हमारे करंट मॉडल्स ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि हमारे फॉर्मेशन क्या होते हैं उसके करंट मॉडल्स के चैलेंज कर सकते हैं, यानी हमारे अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा
रिफाइन कर रहा है ओवरऑल, हम ये कह सकते हैं। ओके, थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक है सारंग ऑयल फील्ड। अब ये कहाँ पर आ गया भाई साहब, इतने सारी चीजें घटित हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। देखिए टेंशन ना लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। ईरान का तो पता ही होगा, ईरान, उसके साइड में इराक है, उसका भी पता होगा, इराक। अब हुआ क्या है, इराक के अंदर बहुत सभी जगहों पे, काफी जगहों पे इराक की ना हिस्ट्री अगर किसी दिन आपको पढ़नी होगा ना तो मैं बता दूंगा हिस्ट्री इसकी इराक की क्या हुई है। ओवरऑल बस इतना समझ लीजिए एक्चुअली हुआ क्या था। सद्दाम हुसैन से पहले इराक के अंदर जो ऑयल वगैरह मिले हुए नहीं थे, मतलब तब तक इराक के अंदर पहले के किंग हुआ करते थे यहाँ के, उनके टाइम में तब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर ऑयल अभी तक मिला नहीं था। उस टाइम में क्या हुआ कि यूरोप की एंड यूएसए की कंपनीज यहाँ पर आई, किंग के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में कहा गया कि आपके यहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना काफी ज्यादा है, बट उस ऑयल का पता नहीं है अभी तक वे है कहाँ पे। तो उस ऑयल को हम खोज निकालेंगे, उस ऑयल को हम खोज तो निकालेंगे पर खोज निकालने के लिए काफी सारे पैसे खर्च होंगे, तो यानी इन्वेस्टमेंट जो होगी बट हम करेंगे उसमें, पर काफी टाइम भी लगेगा। बस आप हमें उसके राइट्स दे देना। कहने का मतलब क्या था, उन्होंने कहा कि आपके देश के अंदर तेल मिलने की संभावना है बट पता नहीं है कि कहाँ पर मिलेगा, उसे खोजने में काफी साल लगेगी और काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वे सब कुछ हम करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बट जब ऑयल निकलेगा और उसका एक मेजर पार्ट हमें मिलना चाहिए और लगभग 20% तक कहा गया कि इराक को दिया जाएगा उसके बेनिफिट का। किंग ने एग्रीमेंट कर लिया था। सद्दाम हुसैन बाद में किंग को उतार के खुद गद्दी पर आता है, इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। चलो वे हम किसी दिन बाद में पढ़ेंगे कैसे कैसे आया था। बट सद्दाम हुसैन गद्दी पर आता है और ये क्या करता है, ये जो है ना, जो इतने भी ये चीजें हुई थी, ये इनके राइट्स वगैरह थे इन्वेस्टमेंट के, ये अपने बढ़ा लेता है और जो इंडियनाइजेशन कर देता है, देशीकरण कर देता है चीजों का। उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना और यूएस वगैरह है ना, नाराज हो जाते हैं। क्यों? ये जो ऑयल के ऊपर जो उन्हें बेनिफिट मिल रहा था ना, वे सारा उनका खत्म हो गया था। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, क्योंकि ईरान के अंदर ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस के भी काफी ज्यादा भंडार है। जब इसके पास इतने सुपर अच्छे रिसोर्सेज है जो पूरे विश्व को एनर्जी प्रदान कर सकते हैं, तो इनके ऊपर बड़ी शक्तियों की नजर हमेशा रहेगी और वे हमेशा अपने इंटरेस्ट को इनके अंदर देखेगी। और जब वे अपना इंटरेस्ट ऐसे एरिया के अंदर लगा रहे हैं, इसी के कारण ये जो मिडल ईस्ट है भी इतना वल्नरेबल है। क्योंकि विश्व की हर पावर जो बड़ी पावर बनना चाहती है वो एनर्जी को अपने कंट्रोल में चाहती है, और एनर्जी का जो सोर्स है वो इस एरिया के अंदर है। इसीलिए इस एरिया के अंदर इतने क्राइसिस मचे हुए होते हैं। अब हुआ क्या है, बाद में जब ये सारी चीजें मैटर मिटर गए, सो वो सद्दाम हुसैन को फांसी वगैरह दे दी गई, तो वापिस से इन्होंने कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था उन ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रीज ने और यूएस की जो कंपनीज है उन्होंने। अब वापिस से देश के अंदर से तेल ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करने लग गई थी। उन्हीं में से एक ये ऑयल फील्ड है जो सारसांग के अंदर उपस्थित है, जो ईरान के अंदर ही है, इराक के अंदर ही है। अब इस फील्ड के अंदर हुआ क्या है, अब चारों तरफ से खतरे हैं इसे। चारों तरफ से खतरे का मतलब क्या है, एक तरफ से सीरिया है, सीरिया के पीछे इजराइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ से ईरान है, साइड से तुर्की है, ऊपर से रसिया है। अब हो क्या रहा है ना, हो ये रहा है कि इजराइल सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग करता है, क्योंकि सीरिया वहां के हमास को अपनी हेल्प देता है। ऊपर से इजराइल क्या करता है, जब ये क्या इराक के अंदर कुछ गड़बड़े दूसरे दिखती है तो यहाँ पर भी बॉम्बिंग कर डालता है। साइड में सीरिया वगैरह तुर्की वगैरह भी अपने इंटरेस्ट साधने के लिए ईरान के अंदर इंटरफेयर करते रहते हैं। ऊपर से ईरान चाहता है इराक के अंदर उसका कंट्रोल बना रहे। ऊपर से रसिया चाहता है इस एरिया के अंदर उसका डोमिनेंस बना रहे। साइड से वेस्टर्न कंट्रीज चाहती है कि उनका डोमिनेंस बना रहे, और यूएसए तो अपना इसके अंदर मेजर शेयर चाहता ही है। तो इतनी सारे कंट्रीज के यहाँ पर इंटरेस्ट होने के कारण ये वल्नरेबल सेक्शन हो जाता है, और ये वल्नरेबल सेक्शन ही आगे चल के क्राइसिस को जन्म देता है। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या आज की न्यूज का, कॉन्टेक्स्ट आज की न्यूज का यही है, इस वल्नरेबिलिटी का एक एग्जाम्पल और आया है एज ए न्यू टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है ड्रोन।
ड्रोन की स्ट्राइक हुई है सारसांग ऑयल फील्ड के ऊपर। इसी ऑयल फील्ड के अंदर क्यों हुई है? क्योंकि आइडियोलॉजी, जिन लोगों ने जिन लोगों ने अटैक किया है इसके अंदर, वे यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के आइडियोलॉजी के खिलाफ है। वे नहीं चाहती है कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए मिडल ईस्ट में अपना कंट्रोल बनाए रखे। इसीलिए सोफिस्टिकेटेड के लिए यूएस जिस ऑयल रिफाइनरी को अपने अंडर रखे हुए था उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया। अभी ये बताता क्या है, ये यूएस की डोमिनेंस को मिडल ईस्ट के अंदर से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या इससे डोमिनेंस खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। यूएस अपना पूरा एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देगा, पर इस एरिया को खाली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस एरिया से उसकी डोमिनेंस बनी रहती है पूरे विश्व के अंदर। यहाँ से कैसे डोमिनेंस बनी रहती है? क्योंकि यही एरिया है जो पूरे विश्व को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साइड में यूएई वगैरह है, इसी के साइड में कुवैत वगैरह है, इसी के साइड के अंदर बहरीन वगैरह है, इसी के साइड में ईरान है, इराक है। अगर ये एरिया उसके हाथ से चला जाता तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि उसकी डोमिनेंस धीरे धीरे, जो हेजेमनी उसकी है, वे धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ओके, इसलिए ये आज हम पढ़ने वाले। कॉन्टेक्स्ट इसका हमने अंदर देख लिया है कि कुर्दिश रीजन के अंदर, कुर्दिश रीजन हम हम एक्चुअली आज से ना हमें मैपिंग की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। हर रोज आपको 10 मिनट की मैपिंग की क्लास मिलेगी। उसके अंदर हम कॉन्टिनेंट वाइज चीजें स्टार्ट करेंगे। पहला कॉन्टिनेंट आज अमेरिका रखेंगे, ओके, नॉर्थ अमेरिका। वहां पर धीरे धीरे हम जब पढ़ेंगे तो जब हम आएंगे एशिया के अंदर तो वहां पर कुर्दिश रीजन भी पढ़ेंगे, इस रीजन के अंदर वाले कंट्रीज भी पढ़ेंगे, ऐसे टर्कीज रीजन भी पढ़ेंगे, उसके अंदर टर्क कंट्रीज जो होती है वे सब भी देखेंगे। सभी चीजें हम इसके अंदर सोफिस्टिकेटेडली पढ़ा करेंगे। ओके, आज से स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें पता है। तुर्गिस्तान रीजन ये एक ऑटोनोमस रीजन है नदर्न इराक के अंदर, अंदर द कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट है। बॉर्डर इसका लगता है टर्की से नॉर्थ में। टर्की है ना, अब टर्की ये हो चुका है, इसने अपना नेम चेंज कर दिया था 2 साल पहले। अब ये टर्की हो चुका है। टर्की से नॉर्थ में लगता है, वेस्ट सीरिया से वेस्ट में लगता है, ईरान से ईस्ट में लगता है, और रेस्ट ऑफ इराक से साउथ में लगता है। रेस्ट ऑफ इराक का क्या मतलब है? जो इराक है ना, इराक के अंदर ही एक एरिया है, उसे कुर्दिस्तान रीजन का पार्ट माना जाता है। उसके नीचे का जो एरिया, सदर्न एरिया, वे इराक का ही पार्ट है। बट ये जो कुर्दिस्तान है इसे गवर्न करते हैं केआरजी, उससे थोड़ा अलग गवर्नेंस है निचले यानी सदर्न इराक के। नोन किस लिए? ये ऑयल और नेचुरल गैस के वेल्थ के लिए नोन है। वेल्थ क्या होता है? वेल्थ, मनी, फाइनेंस, सब के अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? मनी होता है धन, धन क्या होता है? मुद्रा, मुद्रा क्या होता है? किसी देश के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा नियत धातु या फिर कोई कागज या कोई ऐसी वस्तु जो उसके लेन देन में इस्तेमाल की जा सकती है, वे मुद्रा कहलाती है। मुद्रा को ही धन कहा जाता है। धन यानी मनी, इसका इंग्लिश की ट्रांसलेशन होती है। इसे ऐसा समझ सकते हैं, बैंक बैलेंस कह सकते हैं कि बैंक के अंदर या आपकी पॉकेट के अंदर जो मनी है, जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी लिए हुए होता है, वे धन होता है। जब इस धन को बहुत सी जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, मान लीजिए जमीन में, मान लिया किसी कंपनी वगैरह के अंदर, तो जब ये संचित, कहने का मतलब है जब ये संचित हो जाता है तो उस संचित धन को वेल्थ यानी संपत्ति कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं संपत्ति। ये संचित होती है, कहीं पर इन्वेस्टेड होती है। इस इन्वेस्टेड संपत्ति, वेल्दी पर्सन का मतलब होता है जिसके पास वेरियस सोर्स हो इन्वेस्टमेंट के, जिसकी मनी किसी एक चीज में ना लग के बहुत सभी चीजों के अंदर लगी हुई हो, उसे वेल्दी कहा जाता है। धनी यानी जिस धनी व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसके पास मनी होते हैं। अब फाइनेंस किसे कहा जाता है? फाइनेंस को हिंदी में कहते हैं वित्त। वित्त क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 14,09,999 कुछ इतने रुपए हैं, और आपको एक फैक्ट्री डालनी है। उस फैक्ट्री डालने के लिए आपके पास आपके 15 लाख रुपए होने चाहिए, बट आपके पास 1 रुपया कम है। तो ये जो 1 रुपया कम है ना, तो ये फाइनेंस नहीं कहलाएगा, ये आपका मनी कहला सकता है। कहने का मतलब क्या है? फाइनेंस से मतलब होता है वे मनी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं पर सफिशिएंट होता है।
सफिशिएंट वर्ड इसके अंदर ध्यान में रखना, सफिशिएंट होना चाहिए। अगर वे मनी सफिशिएंट नहीं है तो वे फाइनेंस नहीं कहलाएगा। जैसे इस 14,99,999 के अंदर 1 रुपया और डाल दिया जाएगा, तब ये 15 लाख हो जाएगा। 15 लाख होते ही सफिशिएंट हो जाएगा फैक्ट्री डालने के लिए। जैसे ये सफिशिएंट कहलाएगा तब वे मनी फाइनेंस में बदल जाएगा। ये कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी कीवर्ड्स आया करेंगे वे तो मैं बताते चलूंगा, बट अब आपको भी अगर कभी लगे पढ़ते हुए कुछ चीजें अगर नया कीवर्ड लगे तो उसे कमेंट वगैरह के अंदर लिख दिए कीजिएगा, मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग अगली क्लास के अंदर बता दिया करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मनी वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया? क्योंकि जो ऑयल और नेचुरल गैस है ना, वे संचित है, उसकी लिक्विडिटी मनी के रूप में न होके इन्वेस्टमेंट के रूप में है। ओके, इसलिए यहाँ पर वेल्थ वर्ड का यूज किया गया। डिस्टिंक्ट क्रूडिस जो एथनिक आइडेंटिटी है वहां पर इसके कारण भी वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि जो ये कंट्रीज है ना अलग अलग, इसकी वल्नरेबिलिटी के पीछे इनके नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही, इनकी आइडेंटिटीज भी है। वो भी आइडेंटिटीज वेरियस होने के कारण, डिस्टिंक्ट होने के कारण, डिफरेंट होने के कारण, डाइवर्स होने के कारण अलग अलग है। अब इन सब के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसे किसी और दिन पढ़ेंगे। अब ये ना सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, इन सबके बीच में मैंने डिफरेंस करने लगा। ये मैं जरूर कह सकता हूँ इन सबके बीच के डिफरेंस मैं आपको जरूर जल्दी से बता दूंगा ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही। अब ये जो एथनिसिटी है, जब इसके अंदर डिफरेंस होगा, डाइवर्सिटी होगी, उससे क्या होगा, उससे वल्नरेबिलिटी आएगी। तो ये वल्नरेबिलिटी आएगी, ये आगे चल के क्राइसिस लेके आ सकते अगर इस वल्नरेबिलिटी को ठीक से मैनेज नहीं किया गया। और मैनेज करने के लिए वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और यही एलिमेंट वहां पर नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसके कारण मैनेजमेंट नहीं हो पाता है किसका, इन वनरेबिलिटीज का। अगर वेल मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो ये क्राइसिस में बदल जाती है, और क्राइसिस में बदल रही है क्योंकि डाइवर्सिटी और डिफ्रेंसिएशन काफी ज्यादा है। डिफ्रेंसिएशन क्योंकि काफी ज्यादा क्योंकि वेराइटीज है, इसमें आइडेंटिटीज में। ओहो, तो ये इसका जो रीजन है मात्र नेचुरल रिसोर्सेज ना होकर सांस्कृतिक यानी कल्चरल रीजन भी है। हाँ, कल्चर रीजन भी है यहाँ पे। यहाँ पर एक तो जो रिलीजन का है, ये सिया और सुन्नी के अंदर बटे हुए हैं ये लोग, इसके कारण भी यहाँ पर वल्नरेबिलिटी बनी हुई है, और इस वल्नरेबिलिटी को खत्म किया जा सकता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, जो यहाँ पर है नहीं। अभी सारायन ऑयल फील्ड ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो दुहोक प्रोविंस के अंदर। ये हमें याद करने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट आजकल हो क्या रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कुछ, हम सभी को पता है, कुछ एरियाज के नाम दे देती है और फिर उन्हें मैचिंग करने के लिए कहती है। तो उसके अंदर आ सकता है डूहोक प्रोविंस किसका पार्ट है। प्रोविंस क्या होता है, जो स्टेट होते हैं ना इंडिया के अंदर, राज्य। मैं यूनियन की बात नहीं कर रहा, यूनियन या सेंटर के नीचे जो स्टेट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, केरल वगैरह। ये जो स्टेट होते हैं इंडिया में स्टेट कहे जाते हैं, दूसरे देशों के अंदर फॉरेन कंट्रीज कोई ने प्रोविंस कह देता है, वो इनके लिए दूसरे सोफिस्टिकेटेड नेम यूज कर लेता है। तो उसी प्रोविंस को इंडिया में स्टेट कहा जाता है। तो ये कुछ अलग नहीं बल्कि प्रदेश की अंग्रेजी ही है। ऑपरेटेड बाय इंटरनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग यूएस फ्रेम्स, इकोनॉमिकली वाइटल फॉर केआरजीज इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेशन। केआरजी की रेवेन्यू, जो वहां पर गवर्नेंस है ना केआरजी की, उसकी रेवेन्यू के लिए ये सारांग ऑयल फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इस केआरजी ने हमला कराया होगा क्या इसके ऊपर? चांसेस बहुत कम है। क्यों? केआरजी जो अपनी गवर्नेंस चला रही है ना, यूएस के सपोर्ट से, यूएस वहां पर सारांग ऑयल फील्ड से जो बेनिफिट होता है वे इसे देता है। तो अगर ये खुद ही वहां पर अटैक करेगी तो इसकी रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाएगी। रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाएगी, बेफालतू में यूएस के साथ से दुश्मनी मोल लेना हो जाएगा, जो कि सद्दाम हुसैन ने किया था। और सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल इन्हें पता ही है, तो ये ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे नहीं। जैसे इसके बारे में पता चलेगा कि ये अटैक की जिम्मेदारी किसने ली है, तब इसके ऊपर हम एक अलग से सेशन और कर लेंगे। ओके, अगला हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द डिजिटल एज। अच्छा, एक बात बताओ, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। अब ये किन और एलिमेंट से लिंक होगा जो हमारे राइट्स को और ज्यादा रिफाइन करेंगे? मेरे कहने का मतलब है किसी भी चीज की फ्रीडम होने के लिए, या सोफिस्टिकेटेड बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच होने के लिए, हमें जरूरी है कि हमें किसी चीज की नॉलेज तो हो। कहने का मतलब क्या है यार, बोलेंगे, ये बोलने की स्वतंत्रता है हमारे पास,
बट बोलने के लिए हमें कुछ पता तो हो, हमारे पास उसके डेटा, उसके नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो हो। अगर नॉलेज चाहिए तो हमारे पास एटलीस्ट उसके बारे में पता करने का ज्ञान, जो मतलब मीडियम तो हो कुछ। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू स्पीच के अंदर ही राइट टू नो भी आ जाता है ना। राइट टू नो, देखो मेरे कहने का मतलब, कंफ्यूज मत होना, मेरे कहने का मतलब कुछ भी चीजें बोलने के लिए, कुछ अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा ना। अगर हम सोचना चाहते हैं तो उससे पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा ना। अगर हम जानना चाहते हैं तो हमारे पास उसके रिलेटेड कोई राइट होना चाहिए ना। कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच ही अपने अंदर थिंकिंग की फ्रीडम रखती है, और थिंकिंग की फ्रीडम ही अपने अंदर जानने की फ्रीडम रखती है। और ये जानने के लिए ही इंडिया के अंदर एक्ट बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, जानने का एक्ट होगा, यानी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज का ज्ञान नहीं रख पाएंगे। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी चीज को सोच नहीं पाएंगे। जब तक हम किसी चीज को सोच नहीं पाएंगे तो हम किसी चीज को बोल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए राइट टू स्पीच के अंदर राइट टू थिंक, राइट टू नो एंड राइट टू इंफॉर्मेशन शामिल होता है। इसीलिए आरटीआई दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, मेंस के क्वेश्चंस लिखने के अंदर बड़ा काम आने वाला है ये लिंकेजेस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है, जब देखो राइट दिया गया है तो राइट के साथ माना जाता है कि ड्यूटीज भी फॉलो की जाएंगी। बट अगर ड्यूटीज फॉलो नहीं की जाती है तो फिर वे चैलेंज लेकर आ जाता है। चैलेंज क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम ही खड़ी कर देता है। तो राइट मिला है, राइट के साथ माना जाता है कि पैरेलली ड्यूटी भी चलेगी। बट अगर ड्यूटी फॉलो नहीं की जाती है तो ये प्रॉब्लम लेकर आ जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है, किसी भी पाथ से डाइवर्जेंस ही प्रॉब्लम है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कोई चीज अगर ठीक ढंग से किसी पाथ के ऊपर चल रही थी, बट किसी कारणवश, हो सकता है किसी बाहरी कारण से या किसी आंतरिक कारण से उसका डाइवर्जेंस हो गया है, तो उसी डाइवर्जेंस को प्रॉब्लम कहा जाता है। अब प्रॉब्लम अगर आई है तो हमारे पास दो चीजें होती है, या तो इस प्रॉब्लम को क्राइसिस में बदल दिया जाए, या फिर इस प्रॉब्लम को चैलेंज में बदला जाए, उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज में बदला जाए, और उस अपॉर्चुनिटी से फिर बेनिफिट उठाया जाए। कहने का मतलब क्या है, हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है और हमारे डील करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि हम उस प्रॉब्लम को क्राइसिस बनने देते हैं या उस प्रॉब्लम को चैलेंज बनने देते हैं। अगर हम उसे चैलेंज बना लेते हैं तो हर चैलेंज के अंदर एक एलिमेंट होता है कि वे चैलेंज अपॉर्चुनिटीज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ठीक ढंग से हैंडल कर लेते हैं तो वे अपॉर्चुनिटी हमारे बेनिफिट के अंदर या प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। यानी हर प्रॉब्लम की जो जो डाइवर्जेंस है, वे डाइवर्जेंस जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वे प्रॉब्लम अपने आप के अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इसे फायदा भी उठा सकते हैं। तो राइट्स के अंदर साथ में ड्यूटी भी होनी चाहिए। ये ड्यूटी अगर फॉलो ना की जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम का एक एग्जांपल ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो डिजिटल एज के अंदर हमने दी है, ये अपने साथ कुछ इश्यूज लेकर आएगी। वे इश्यूज क्या होंगे, वे इश्यूज हम यही पढ़ने वाले हैं, ये देखेंगे क्या इश्यूज आज लेके आई है। उस डिजिटल एज में आने वाले इश्यूज की हमें रेमेडीज करनी होगी अगर वे प्रॉब्लम है। अगर वे प्रॉब्लम नहीं है, मात्र चैलेंज है, तो उस चैलेंज को हमें अपॉर्चुनिटी में बदलना पड़ेगा। ये हम बेहतरीन ढंग से कर पा रहे हैं अपनी गवर्नेंस के अंदर, तब तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को फॉलो कर पाएंगे। अगर ये हम गवर्नेंस से बेहतरीन ढंग से नहीं कर पा रहे तो ये हमारे आगे ऑब्स्टेकल बन जाएगा। ओके, यही होती है अप्रोच किसी गवर्नेंस को करने की। तो देश चलाना ना आसान नहीं होता है। आईएएस ऑफिसर्स के पसीने छूट जाते हैं इस देश को चलाने के लिए, जो कि 140 करोड़ का देश है और दुनिया भर की डाइवर्सिटी लिए हुए है। तो हर रोज न्यू न्यू इश्यूज इमर्ज होते हैं, हर उन इश्यूज की रेमेडीज वगैरह करनी पड़ती है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें आज हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यही है, इन टूडेज हाइपर कनेक्टेड डिजिटल लैंडस्केप में आर्टिकल 19(1)(a which guaranteed freedom of speech intersects with rising instances of abuse, virality, anonymity
ऑन सोशल मीडिया, यानी इश्यूज क्या निकल कर है हमारे, अब्यूज, वायरल होने की चाह, एनोनिमिटी, अनएथिकल बिहेवियर, डिग्निटी एंड गवर्नेंस चैलेंज, पब्लिक ऑर्डर को चैलेंज, ऐसे इश्यूज हमारे आगे निकल कर आ गए। क्यों चैलेंज क्यों पब्लिक ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि हेट स्पीच भी इसी से लिंक है भैया। कहने का मतलब क्या है यार, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है ना, अगर ये हमने नियंत्रित नहीं की तो ये अनियंत्रित फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पब्लिक ऑर्डर को खराब कर सकती है। ये फ्रीडम ही वर्ड क्यों है भाई यहाँ पे, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, इंडिपेंडेंस की हिंदी होती है स्वाधीनता। स्वाधीनता का क्या मतलब है, अपने अधीन होना। जो हमें 1947 में मिली थी वे स्वाधीनता मिली थी, यानी अपने अपने से रिलेटेड जो डिसीजंस है वे करने की क्षमता स्वाधीनता यानी इंडिपेंडेंस होती है। फ्रीडम का क्या मतलब होता है, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का क्या मतलब है, स्वतंत्रता का मतलब है कुछ क्या कहते हैं, कुछ एरिया से रिलेटेड कुछ करने की क्षमता होना। यानी यानी मेरा मतलब है हमारे पास स्वच्छंदता ना होना। स्वच्छंदता क्या होती है, लिबर्टी को हिंदी में कहते हैं स्वच्छंदता। ये क्या होती है, ये होती है हर एक कार्य करने की खुली छूट मिलना जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। और स्वतंत्रता होती है लिमिटेड छूट मिलना जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, मैं ना दूसरा पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी समझ में आए। कहने का मतलब ये है कि हमें 1947 में तो इंडिपेंडेंस मिली थी। उस इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कुछ फ्रीडम्स डाली। ये जो फ्रीडम्स डाली है ये फ्रीडम्स लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हमारे पास था, इसलिए हम फ्रीडम्स दे सके। बट ह्यूमंस का नेचर है जब भी उसे स्वतंत्रता मिलती है तो वे स्वच्छंदता यानी लिबर्टी की ओर भागता है। लिबर्टी की ओर भागता है तो लिबर्टी के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती है, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। यहां पर वे स्वच्छंद होने की कोशिश करेगा और ये स्वच्छंदता फिर कायोज लेकर आएगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जो हमने रूल्स रेगुलेशंस लॉज वगैरह बना रखे हैं जिनके थ्रू हम चाहते हैं कि सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करे, अगर लिबर्टी सोसाइटी के अंदर आ गई तो कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं करेगा, और रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं करेगा तो ये आगे चल के काउज में और ये हमारे वल्नरेबल सेक्शंस के विरुद्ध होने वाले क्राइम्स में देखा जाएगा। तो जरूरी है कि फ्रीडम को लिमिट किया जाए, लिबर्टी के अंदर कन्वर्ट ना होने दिया जाए। अगर लिबर्टी दी जा रही है तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई जाए। तो ये जो फ्रीडम मिली हुई है इस फ्रीडम के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है तो ये ना इंप्लीमेंट होना आगे चल के काउज बनेगा और ये हमारे वल्नरेबल सेक्शंस के विरुद्ध क्राइम्स बढ़ाएगा। इसीलिए जरूरी है न्यू इमर्जिंग इश्यूज को ध्यान में रखते हुए समझा जाए ताकि आने वाले काओ से या फिर जो हमारे चैलेंजेस है उन सब से निपटा जा सके। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वे पढ़ लेते हैं हर एक वर्ड। अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हर रोज दो चार वर्ड ऐसे एक्सप्लेन करते रहेंगे जो आपके मेंस के अंडरस्टैंडिंग में बड़े आपके काम आने वाले हैं। ओके, कॉन्टेक्स्ट इसका हमने देख लिया। ये न्यू इश्यूज जो हमने कहा था वे इश्यूज इसके अंदर आ गए हैं। अब वाइल इट इज ए फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी। अब ये फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी की क्वालिटी होती है कि उसके अंदर लिबर्टी दी जाएगी, लिबर्टी का एलिमेंट रखा जाएगा, लिबर्टी दी जाएगी बट ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ होगी। मेरे कहने का मतलब है डेमोक्रेसी की क्वालिटी होती है कि उसके अंदर लिबर्टी का एलिमेंट जरूर होता है, और जब लिबर्टी का एलिमेंट होता है तो ये इसकी फाउंडेशनल वैल्यू बनाता है।
हर एक कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ वैल्यू पर डिपेंड होता है। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज वे मूल्य होते हैं जिनके थ्रू समाज में नैतिकता यानी एथिक्स आती है। आपको मेरी अगर चीजें समझ में नहीं आ रही होगी तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जब ये हम क्लासेस लेते रहे, उन क्लासेस को हर रोज आप अटेंड कीजिए, धीरे धीरे आपको चीजें ग्रैप्स होने आ जाएगी। डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट किसी ना किसी वैल्यूज पर बेस्ड होगा। वे वैल्यूज होती है एक लिबर्टी का एलिमेंट। ये लिबर्टी का एलिमेंट फंडामेंटल बनाती है इसे। ये अनरेगुलेटेड अगर डिजिटल स्पीच होगी, अगर ये बढ़ती जाएगी तो ये थ्रेट करेगी किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को, पब्लिक ऑर्डर को और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को। यही इश्यूज मैंने ऊपर भी बताए थे आपको। अब जरूरत क्या है? जरूरत है बैलेंस बनाने की। किसके बीच में? लिबर्टी के बीच में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। क्यों? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे लिबर्टी के साथ तो वे क्राइसिस में बदलेगी। इसका करे कैसे? तो हमें राइज ऑफ डिजिटल मिसयूज जो हो रहा है, इसे रेगुलेट करने की जरूरत है। दूसरा, डिग्निटी और मेंटल हेल्थ को बैलेंस किया जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल वेलबींग जरूर इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। हेट स्पीच और डिफेनेशन इसके अंदर बैलेंस किए जाने चाहिए, इन्हें रेगुलेट किया जाना चाहिए, इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स वर्सेस एब्यूज, ये है ना एथिकल मुद्दा है। इस एथिकल मुद्दे को इस तरह से डील किया जाना चाहिए कि राइट्स एंड ड्यूटीज एक दूसरे के साथ पैरेलली चल सके। इसके लिए हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क बनाए हैं। क्या? आर्टिकल 19(1)(a जो राइट टू फ्री स्पीच देता है, बट इसी के साथ अगला ही आर्टिकल 19(2) जो इसका क्लोज है, सब क्लोज है, वे कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के लिए जो बेसिस बनाते हैं पब्लिक ऑर्डर का, मोरालिटी का, डिसेंसी का, डिफेमेशन का, सोवर्निटी का और इंटीग्रिटी का। यानी इन बेसिस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। रीजनेबल होंगी वे रिस्ट्रिक्शन, ताकि वे फ्रीडम को लिबर्टी में कन्वर्ट ना होने दे। आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी और मेंटल हेल्थ दोनों को। मेंटल हेल्थ इसी का एलिमेंट है। मेंटल हेल्थ को डिस्टोर्ट कर सकता है हेट स्पीच और मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इन्हें कोर्ट भी कहता है रेगुलेट करिए। अब बट रेगुलेटरी के चैलेंजेस क्या है? ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। यूनिफॉर्मिटी किससे आती है? लॉ से आती है। लॉज तो हमने यार बना रखे हैं, बट यार इंप्लीमेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी चाहिए होगी। इंप्लीमेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी आएगी कैसे? तब कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट होगा, तब आएगी। अब ये कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट होगा कैसे? ये तब होगा जब जो हमारे सिटीजन्स हैं वे गवर्नेंस के साथ मिलकर कार्य करें। सिटीजन्स को साथ में मिलकर कार्य कराने के लिए जरूरी क्या है यार? अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस के लिए जरूरी क्या है यार? नॉलेज जरूरी है। नॉलेज के लिए जरूरी क्या है यार? एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन के लिए जरूरी क्या है यार? अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी क्या है यार? हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। इकोनॉमी स्ट्रांग होने के लिए जरूरी क्या है यार? प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। यार प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए जरूरी क्या है यार? डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। यार डिमांड ज्यादा होने के लिए जरूरी क्या है यार? हमारी डिमांड ज्यादा जरूरी होने के लिए हमारे पास पैसा यानी मनी होना चाहिए। मनी वापिस से लिंक हो जाता है इकोनॉमी से। यानी ये पूरा एक सर्कल होता है। इस सर्कल को रन करने के लिए जरूरी है कि धीरे धीरे इसके ऊपर कार्य करते रहें, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है पर साथ ही डेवलपिंग कंट्री है। तो उस डेवलपिंग कंट्रीज के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो इंडिया इन सब के ऊपर अच्छा काम कर रहा है, बट ये चैलेंजेस कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं आजकल। अब ये ज्यादा आ रहे हैं तो धीरे धीरे काम होगा। इसलिए धीरे धीरे तो थोड़ा काम होगा, तो हमें गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम देना चाहिए। वे टाइम ही है जो रेगुलेटरी चीजों को बैलेंस करेगा। बट ये यूनिफॉर्मिटी जो अभी बनी हुई है, वे हम अपने यूपीएससी में तो लिख ही सकते हैं कि ये एज ए चैलेंज है। जूरिडिक्शन का गैप्स है। सीलिंग इफेक्ट है ओवर रेगुलेशन का। यानी जब ओवर रेगुलेशन हो जाते हैं ना, तब उसे फॉलो ही नहीं किया जाता। ये ह्यूमन के नेचर में है। एआई और एल्गोरिथम्स के बायस है। बायस कैसे है यार? एआई बायस है क्योंकि एआई जो है ना, वे अपने अंडरस्टैंडिंग उठाती है डेटा से, और डेटा के अंदर बायसनेस है। बायसनेस कैसी है? बायसनेस है गर्ल्स और बॉयज से रिलेटेड, बायसनेस है मेल्स एंड फीमेल से रिलेटेड, बायसनेस है रिलीजन से रिलेटेड, बायसनेस है लैंग्वेज से रिलेटेड। ये क्यों?
क्योंकि यार ये जो डेटा है ना ये ह्यूमंस ने बनाए हैं, और ह्यूमंस ने बनाते टाइम अपनी बायसनेस इन डेटाज में डाल दी है, अपनी बायसनेस इन डेटाज में डाल दिया, तो वे डेटा कैप्चर किया एआई ने, और एआई खुद बायस्ड हो गई है। तो रेगुलेटरी का जो वैक्यूम है ना, उस वैक्यूम को खत्म किए जाने की जरूरत है। रिसेंट जुडिशियल इंटरवेंशन, इसके अंदर क्या है, अभी इंटरवेंशन क्या होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, इंटरवेंशन एंड इंटरफियरेंस। इंटरवेंशन का मतलब है कोई किसी पाथ के ऊपर कार्य किया जा रहा है, बट वे है ना थोड़ा सा भटक रहा है, तो इसमें कहा जाता है कि आप थोड़ा सा जो ये कार्य हो रहा है ना उसे और बेहतर करिए, करते हुए इसी कार्य को रोका नहीं जाएगा, सिर्फ कहा जाएगा ऐसे ही करते रहिए, बट इसे थोड़ा और बेहतर करिए। उस बेहतर करने के लिए जो तरीके बताए जाते हैं ना उसे कहते हैं इंटरवेंशन। इंटरफियरेंस क्या होता है, इंटरफियरेंस होता है किसी पाथ के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, बट रोक दिया जाएगा, नहीं 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 ये पाथ ही गलत है, आप इसे रोकिए, किसी दूसरे पाथ पर कार्य कीजिए, ये होता है इंटरफियरेंस। तो जुडिडिक्शन आई है इंटरवेंशन की, जुडिशरी होना है वे हमेशा इंटरवेंशन करती है, इंटरफियरेंस नहीं करती। यानी जुडिशरी कभी भी गवर्नेंस को ये नहीं कहती कि आप ये छोड़कर ये कार्य करिए, पूरी तरह से छोड़कर ये कार्य करती है, बल्कि जुडिशरी कहती है कि आप अपना कार्य कीजिए, बट ऐसे करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो जुडिशियल इंटरवेंशन क्या हुई है, जो सुधांशु धूलिया है उसके वार्न किया था अगेंस्ट रेकलेस डिजिटल स्पीच डेट कोजेस रेपुटेशनल हार्म। सुदर्शन टीवी का इंसिडेंट हुआ था थोड़ी दिन पहले, रणवीर अहलाबादिया का पॉडकास्ट के अंदर इंसिडेंट हुआ था, और प्रशांत भूषण का कंटेम्प्ट केस हुआ था, ये सभी हमें पता ही है। कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन निकल कर आता है लिबर्टी है वे कोई लाइसेंस नहीं है दूसरे पीपल्स को हर्ट करने का अंडर द ग्रैब ऑफ फ्री स्पीच, ये सुप्रीम कोर्ट को इंडिया ने कहा है। दूसरा कंक्लूजन जो लिखा गया ये क्या है, ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाइटल है, बट मस्ट को एग्जिस्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रूथ। द डिजिटल पब्लिक स्पेयर मस्ट बी गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, फैक्ट बेस्ड डिस्कोर्स। एज डिजिटल सिटीजन्स इंडिविजुअल्स मस्ट रिकॉग्नाइज दैट with great powers come greater responsibilities। ये है ना एग्जाम वो, कंक्लूजन तो बढ़िया ही लिखते हैं सर एकदम, है ना। अब पढ़ना हमें जीएम मेज। अच्छा भाई यहाँ है ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जीएम क्या होती है, जीई क्या होती है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होती है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्या होती है। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हम आज इसके अंदर देखने वाले हैं, वे टेक्निक्स होंगी हाइब्रिड, सिसजेनिक और ट्रांसजेनिक। अब ये क्या होते हैं भाई साहब, तो देखिए हाइब्रिड होता है ना, वे होता है जब एक ही प्रजाति के अलग अलग स्पीसीज, इन दोनों किस्मों के बीच में जब संकरण वगैरह कराया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता है, उसके द्वारा जब जो तीसरी प्रजाति या प्रजाति है या पर जो जीव उत्पन्न होता है, उसके उसे कहते हैं हाइब्रिड माध्यम अपनाया गया है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जब एक ही प्रजाति के दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराकर जब नया जीव उत्पन्न किया जाता है, चाहे वे फसल ही क्यों ना हो, तो उसे कहेंगे हाइब्रिड तरीका अपनाया गया है। सिसजेनिक क्या है, ये सिसजेनिक और ट्रांसजेनिक दोनों के दोनों जीई यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग का पार्ट होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का पार्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है हाइब्रिड है ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का पार्ट नहीं होता, ये होता है क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू। बट जेनेटिकली मॉडिफिकेशन और जेनेटिकली इंजीनियरिंग के पार्ट है सिसजेनिक और ट्रांसजेनिक। सिसजेनिक के अंदर क्या होता है, एक ही प्रजाति स्पीसीज एक ही होगी, उसकी अलग अलग जो किस्में होंगी, उन किस्मों के अंदर से जीन उठाया जाएगा और उसके अंदर डाला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हमने इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। मुझे लगता है मुझे ना पहले आपको जो ये जीन रेगुलेशन वगैरह है ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ये टेक्नोलॉजीज वगैरह बतानी पड़ेगी। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये डीएनए है,
इसके अंदर ये जीन्स वगैरह हैं। जीन्स कोई भी 3 पार्ट में हो सकते हैं, 50 पार्ट में हो सकते हैं, कितना ही बड़ा भी हो सकता है, कितना ही छोटा भी हो सकता है। हमारे अंदर जो पृथ्वी पर लाइफ की जो शुरुआत हुई है ना, वो इस डीएनए के बनने से हुई है। पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु से लेकर पानी के जीवों से लेकर उड़ने वाले जीवों तक सभी के अंदर यही डीएनए होता है। पेड़ पौधों और हमारे बीच के अंदर भी ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग 97% हम सेम ही होते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर सेम होती है। इस डीएनए के अंदर कुछ कोडिफिकेशन होती है, ये मान लीजिए वे कोड बताते हैं कि आने वाला जीव कैसा होगा। अगर इसके जीन्स को हम रेगुलेट करने लग जाए, रेगुलेट करने से मतलब क्या है, अगर हम इसके जीन्स को मॉडिफाइड करने लग जाए, मॉडिफाइड से मतलब क्या है, देखो दो चीजें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली इंजीनियरिंग। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है जो प्रजाति के अंदर पहले से अवेलेबल जीन है उन जीन को हटा देना, काट कर निकाल देना या आगे पीछे कर देना, उसे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग के अंदर एक से ज्यादा प्रजाति शामिल हो जाती है, यानी किसी दूसरी प्रजाति के जीन का इस्तेमाल करना, यानी किसी दूसरी प्रजाति से जीन को काट कर अलग करना, वे जीन ले जाकर किसी दूसरी प्रजाति के अंदर डाल देना, उसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग कहते हैं। जिसमें यानी कम से कम 2 प्रजातियां शामिल होंगी, एक से उठाया जाएगा दूसरे के अंदर डाला जाएगा। पर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि हम ऐसा करें। इसके अंदर हो सकता है कि एक ही प्रजाति के जीन को या तो काट कर बाहर फेंक दे या उस जीन को कुछ मॉडिफाइड कर दे उसी के अंदर, बाहर से कोई जीन लेके आकर इसके अंदर नहीं डाला जाएगा। तो जब हम ये मॉडिफिकेशन करते हैं, उस मॉडिफिकेशन करने से वे जो जीन का एक्सप्रेशन है वे बदल जाएगा। जब जीन का एक्सप्रेशन बदल जाएगा तो उसके अंदर की जो कोडिफिकेशन है वे अलग, बाहर रिजल्ट अलग दिखाएगी। यानी हो सकता है कि बच्चे का जो आंखों का रंग है वे उसके माता पिता का काला हो, पर बच्चे के अंदर ऐसा जीन डाल दिया गया कि उसकी आंखों का रंग नीला हो जाए या हरा हो जाए। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशन और जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इसे एक नई तरह के गुण लेकर आ सकते हैं आने वाले जीव के अंदर। अब ये फसलों से क्या रिलेशन है, फसलों से रिलेशन ये है, जब हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं, तो इसकी 2 तरह से किए जा सकते हैं। कैसे, एक तो सिसजेनिक तरीके से और एक हो सकता है ट्रांसजेनिक तरीके से। सिसजेनिक तरीके के अंदर वही होता है, एक ही प्रजाति के जीव लिए जाएंगे, उन प्रजाति के जीवों के अंदर से डीएनए काट कर दूसरी प्रजाति के अंदर डाल दिया जाएगा। मान लीजिए एक प्रजाति के अंदर 2 मक्का की ही प्रजातियां हैं, एक प्रजाति के अंदर जो ये बाल होते हैं ये ऊपर की ये काफी बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। दूसरी प्रजाति के अंदर जो ये बाल होती है इनके अंदर के जो बीज होते हैं वे काफी मोटे मोटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से बड़े वाला गुण लेंगे, इसके अंदर से मोटे वाला गुण लेंगे और इसी प्रजाति की मक्का के अंदर डाल देंगे, जिससे जो अगला जो मक्का पैदा होगा वे बड़ा भी होगा और इसके अंदर मोटे मोटे ये बीज भी होंगे। बट ट्रांसजेनिक के अंदर क्या होता है, ट्रांसजेनिक के अंदर दूसरी प्रजातियां शामिल होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि कोई एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके अंदर किसी वायरस से लड़ने की क्षमता है, तो उस वायरस से लड़ने की क्षमता को उसके अंदर से निकालेंगे, जीन उसका वे निकालेंगे और उस जीन को हम इस मक्का के जीन के अंदर डाल देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इस मक्का के अंदर भी उस वायरस से, कीटाणु से, बैक्टीरिया से, कवक से, फंजाई से, जिससे भी रिलेटेड सोफिस्टिकेटेड ये जीन होगा उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी। यानी इसके अंदर 2 प्रजातियां अलग अलग यूज की गई है, एक बैक्टीरिया यूज किया गया, एक मक्का यूज की गई है, तो ये ट्रांसजेनिक तकनीक कहलाती है। बट सिसजेनिक के अंदर दोनों की दोनों मक्का यूज की गई थी, यानी एक ही प्रजाति यूज की गई थी। बस यही आपको यहाँ पर समझना था। अब आगे के जो मैं बताने वाला हूँ वे चीजें आप आसानी से समझ पाएंगे। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन और जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू आगे कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है, बट उस डेवलपमेंट का विरोध हो रहा है। कहने का मतलब यह, भारत के अंदर अब तक जेनेटिकली मॉडिफाइड सिर्फ एक ही क्रॉप ऐसी है जिसे पूरी तरह से अप्रूवल दिया जा रहा है और जो काफी लंबे टाइम से उगाई जा रही है। वे क्रॉप कौन सी है, वे क्रॉप है कॉटन। भारत के अंदर आज के टाइम में जितना भी कॉटन उग रहा है उसका 96% वही कॉटन उग रहा है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इस कॉटन के अंदर क्या कहा जाता है, जो एक जो इसके अंदर एक है ना, बेलवॉर्म्स होते थे, जो कीड़े लगते थे, उससे रिलेटेड इसे इम्यूनिटी दे दी गई है ताकि वे बेलवॉर्म इसे ना लगे। ये तो भारत के अप्रूव हो गया था कि हम इसे तो उगा सकते, क्यों यार, क्योंकि ना कॉटन खाने के लिए नहीं यूज होता, कॉटन चीजें बनाने के लिए यूज होगा, बट इसे ह्यूमंस और दूसरे जीव है ना वे कंज्यूम नहीं करेंगे। बट जो जीएम मेज है, जो मक्का है यार, ये खाने में यूज होगा। अब ये खाने में यूज होगा ना, तो कंसर्न ये है जब हम इस जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड मक्का को खाएंगे तो हमें नहीं पता है आने वाले 10 से 50 साल या 50 से 200 साल के बीच में इसके जीन में जो परिवर्तन हुआ है वे हमारे ह्यूमंस में
क्या जेनेटिकली परिवर्तन ला देगा हमें उसका नहीं पता, या ह्यूमंस में ना छोड़कर किसी दूसरे जीव, बफेलो वगैरह में, गाय वगैरह में, दूसरे जीव वगैरह में क्या परिवर्तन ला देगा हमें उसे नहीं पता। और उस जीव में आया परिवर्तन ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करेगा हमें उसे नहीं पता। इसीलिए 2009 के अंदर जब जो बीटी ब्रंज लेके आए थे, बेंगल लेके आए थे, तो उसका इतना ज्यादा विरोध हुआ था कि सरकार को अपनी जो उसके अंदर एनओसी दी गई थी वे वापस लेनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले 10 15 20 सालों के अंदर ये हमारे ऊपर कैसा इफेक्ट डालेगा, और हमारे ही जीन इसने बदल दिए तो हम क्या कर लेंगे। इसीलिए इसे इतना खतरा माना जाता है। क्या कोई दूसरा देश इसे यूज नहीं करता? करता है भाई, अमेरिका वगैरह करते हैं। उन्हें कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हमें अपने साइंटिस्टों पर विश्वास है, उनकी टेक्नोलॉजी गलत नहीं होगी और ये हमें फायदा ही करेगी। यूरोप वगैरह करता है? नहीं यार, यूरोप नहीं करता है। यूरोप साफ साफ मना करता है कि मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली इंजीनियरिंग चीजों का यूज नहीं करूंगा। अगर कुछ गलती से चला भी जाता है ना, पूरे के पूरे शिपमेंट को वापस भिजवा देता है। बांग्लादेश भी काफी ज्यादा यूज कर रहा है, कनाडा भी काफी ज्यादा यूज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यूज हो रहा है, बट यूरोप नहीं कर रहा है। अब भारत के अंदर ये बना के, भारत के अंदर हुआ क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इसमें को पंजाब ने इससे रिलेटेड ये उगाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अप्रूवल मांगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड कर दिया है। तब इसके ऊपर अब इश्यूज बन रहे हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है, अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। ओके, कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि अप्रूवल मिला है इसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, यही कमेटी है जीईएसी जो इससे रिलेटेड अप्रूवल देती है। ये फील्ड ट्रायल करने के लिए अप्रूवल मिला है, किसके लिए? टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज के लिए, जो कि वेराइटीज है, बाय बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड के द्वारा, टू कंडक्ट एट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंदर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए मतलब। टाइप कौन कौन से होते हैं जीएम क्रॉप मेज के? तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट मेज है और इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेज है। यानी इसके अंदर दो चीजें डाली जाएंगी ताकि इंसेक्ट का रेजिस्टेंस हो सके और हर्बिसाइड का टॉलरेंट कर सके। पर्पज इसका क्या है? पर्पज इसका ये है वीड कंट्रोल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, टेस्ट एफिशिएंसी अगेंस्ट इंसेक्ट पीड्स के अगेंस्ट, और आर रिसर्च ओनली ट्रायल्स है, नॉट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। यानी अभी इसका कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ रिसर्च के लिए किया जा रहा है। इसके प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट क्या है? प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट ये है कि जीईएसी के बारे में बताया गया है कि ये किस रूल से गवर्न होती है। तो ये होती है जीएमओ का लीगल रूल्स है 1989 का, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। भारत में जीएम क्रॉप्स कौन कौन सी है? बीटी कॉटन आई थी जिसे अप्रूवल मिला हुआ है, बीटी ब्रिंजल आई थी, अप्रूव तो हुई थी 2009 में, बट बाद में रोक दी गई थी। जीएम मस्टर्ड बनाई गई है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई थी, इसका यूज अभी भी पेंडिंग है। और जीएल मेज है जो अभी भी फील्ड ट्रायल के लिए जारी की गई है। यानी भारत के अंदर सिर्फ एक ही क्रॉप है, जीएम बीटी कॉटन, जिसके उगाने के लिए अनुमति मिली हुई है। कंट्रोवर्सी क्या है? इसका ओपोजिशन किया जा रहा है किसके द्वारा? जीएम फ्री इंडिया के द्वारा। ये कोलिएशन है जो कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री रखो इंडिया को, ये इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने का कारण क्या है मैंने ऊपर बता दिया। इसका मेन कंसर्न क्या है? सेवरल इंडियन स्टेट बैंड किया है इसके, रिस्ट्रिक्टेड किया है इसे, नॉट अप्रूव्ड बाय डायरेक्ट स्प्रे ऑन फूड क्रॉप्स अंडर इंडियन पेस्टिसाइड लोड। बायोडाइवर्सिटी और सोइल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, रिस्क कर सकता है कंटेमिनेशन को ऑफ नेटिव वेराइटीज। ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है भाई इंडिया का स्टैंड क्या है एससीओ के अंदर। आज सेशन थोड़ा लंबा हो गया तो मैं इन्हें जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं। एससीओ के बारे में हमने लगभग हर दूसरे दिन हम पढ़ते रहते हैं, इसके बारे में हम बारीकी से भी जो भी डिटेल्स है वे हम पढ़ चुके हैं, तो उन्हें तो आज हम पढ़ने नहीं वाले हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंडिया का स्टैंड एससीओ के अंदर क्या रहा है। तो इंडिया के जो मंत्रिमंडलीय है, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है, उनकी बैठक हुई थी चीन के अंदर। तो उसके अंदर जो इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है यूएन एससीओ के अंदर भी हमें सिर्फ देखना है। तो 22 अप्रैल 2025 को तो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था भारत में पहलगाम का, जिसने 26 लोगों को मार दिया था, जिसमें मोस्टली टूरिस्ट थे। उससे रिलेटेड जो हमने एससीओ के अंदर स्टैंड रखा वे हमें देखना कि इंडिया की पोजीशन क्या रही। इंडिया ने कंडेम किया है किसे? अटैक को, जो डिस्टेबलाइज करने के लिए था जम्मू कश्मीर के टूरिज्म और इकोनॉमी को, प्रोवोक करता है कम्युनल टेंशन को, कोल्ड है फॉर अनकॉम्प्रोमाइज स्टैंड ऑन टेररिज्म। रेफर्ड करते हैं हम इसके लिए यूएनएससी का रेजोल्यूशन, क्रिटिसाइज करते हैं हम यूएससीओ की साइलेंस को, ऑब्जेक्ट करते हैं हम पाकिस्तान के ब्लॉकेज को ऑफ द इंडियन अफगानिस्तान ट्रेड ट्रांजिट को, इसे बैरियर कहते हैं हम रीजनल कोऑपरेशन के लिए।
हमारा इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर स्टैंड क्या है, तो एम्फेसाइज करता है ये रीजनल स्टेबिलिटी को, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को, डेवलपमेंट सपोर्ट को, पुश करता है ये ग्रेटर कनेक्टिविटी के लिए विया INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के लिए थ्रू ईरान के थ्रू जो बाईपास करेगा पाकिस्तान के रिस्ट्रिक्शन को। की बायलैटरल एंगेजमेंट इसके अंदर क्या क्या, इंडिया और चाइना का, कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, डिस्कस किया है पोस्ट गलवान नॉर्मलाइजेशन के ऊपर और LAC की डिसंगेजमेंट के ऊपर, रीजनल पीस के ऊपर। इंडिया और रशिया, तो सरगई लैग्रोजी भी मिले हैं हमारे जयशंकर साहब के साथ, उन्होंने भी डिस्कस किया है ट्रेड रूट से रिलेटेड, डिफेंस की एंगेजमेंट से रिलेटेड। इंडिया और ईरान ये भी मिले हैं, इनके अब्बास अग्राची जी मिले हैं हमारे एसजन कसी के साथ, हमने बात की है चाबहार पोर्ट के ऊपर, INSTC के ऊपर और वेस्ट एशिया सिक्योरिटी के ऊपर। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या रहा है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है जो डिप्टी PM भी हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने कोई टेररिज्म के ऊपर मेंशन नहीं किया, अवॉइड कर दिया, बट ये कहा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए इन इश्यूज का एज पर UNSC रेजोल्यूशन। विल डिड रेफरेंस टू कश्मीर, इंडिया इनडायरेक्टली क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान फॉर डबल स्टैंडर्ड और टेररिज्म में ब्लॉकिंग कनेक्टिविटी, जो हमेशा हमारा स्टैंड रहा है। प्रीलिम्स का फैक्ट क्या है, SCO से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट लिख दिया गया, 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसके तो फाउंडिंग मेंबर है ये। SCO को याद कैसे करें, SCO को याद ऐसे करें कि रसिया ने 4 मिडल सेंट्रल एशिया के देशों को लिया और ये ग्रुप बनाया। कौन कौन से देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ध्यान रखना इसके अंदर तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ये 4 देश लिए खुद रसिया, 5 छठा लिया गया चाइना, 6 बाद में इंडिया और पाकिस्तान लिए गए, 7 और 8 बाद में ईरान लिया गया, 9वां और 10वां लिया गया बेलारूस। ओके, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना के अंदर, इसका कोर मैंडेट है 3 इविल से डील करना, कौन कौन सी, टेररिज्म से, सेपरेटिज्म से और एक्सट्रीमिज्म से। इस तरह हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ये आता है अगला, इंडिया लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मेरे गुरु ने, जिन्होंने मुझे UPSC की प्रिपरेशन कराई है, मिस्टर CBC श्रीवास्तव सर, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है जो द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे से इंडिया के लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म को बताया है कि जो देश, जो स्टेट्स इंडिया के अंदर अपने मातृभाषा के ऊपर लड़े जा रहे हैं या अपने कह सकते हैं अपनी भाषाओं को लेकर इनटॉलरेंसी दिखा रहे हैं, वो इंडियन स्टेट्स के लिए या पूरे इंडिया के पूरे कल्चरल यूनिटी के लिए कितना खतरा है और कितना अगेंस्ट वे कार्य कर रहे हैं, वे इसके अंदर बताया गया है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया एक लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म है जो 121 लैंग्वेजेस को और 270 मदर टंग को साथ में लेकर चलता है, जिनमें से 22 भाषाएं तो संविधान के अंदर ही अनुसूचित है। ये कोई कल्चरल रिचनेस ही नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। हाउएवर, लैंग्वेज बेस्ड जो टेंशन चल रही है, सच एज ए रिसेंट वॉयलेंस जो महाराष्ट्र के अंदर हुई है हिंदी के इम्पोजिशन को रेसिस्ट करने के लिए इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और जो हिस्टोरिकल डरविडियंस का जो असर्शन है, ये दिखाता है हमारे फ्रेजाइलिटी को लिंग्विस्टिक कोएग्जिस्टेंस के थ्रू। देखो, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ना, वे सिर्फ रिलीजन का ही नहीं है, वे लैंग्वेज का भी है। इंडिया का सेकुलरिज्म नाइदर प्रो है, नाइदर अगेंस्ट है, नाइदर न्यूट्रल है। कहने का मतलब क्या है, ना ही ये किसी का साथ देगा, ना ही ये किसी के विपरीत है, और ना ही ये न्यूट्रल बना रहेगा। ये समय आने पर एड्रेस भी करेगा इशूज को, डील भी करेगा, इंटरवेंशन भी करेगा और चीजें ठीक भी करेगा। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या है लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म की, तो वे है आर्टिकल 343 के अंदर, जो हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करती है यूनियन की। क्योंकि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, तो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज का असर स्टेट पर होना लाजमी है। आर्टिकल 344 और 51 जो 8 शेड्यूल के अंदर वे 22 भाषाओं को अनुसूचित करते हैं, ये फ्री टू अडोप्ट है। जो 22 भाषाएं हैं,
सर्वे 2011 की वो किया गया था, उसके अंदर पाया गया था कि 96% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन 22 भाषाओं में से किसी न किसी एक भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करती है। इसके अलावा जो 119 वगैरह जो 109 वगैरह जो भाषाएं वगैरह रह गई है, 78 79 कुछ 99 कुछ फैक्टर जो भाषाएं रह गई हैं, वे हमारे लगभग 4% पार्ट में आती है, बट वे भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29(1) माइनॉरिटी को ग्रांट करता है द राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 51A हमारी ड्यूटी देता है, हमें फंडामेंटल ड्यूटी देता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। देखो अगर हमने है ना, अगर हम इस भाषा के ऊपर लड़ते रहे, देखो लड़ने का काम कौन करते हैं, ये नेता कर रहे हैं इस टाइम पे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को किसी एक ऐसे मैटर के अंदर उलझाना चाहते हैं जिससे वे खुद को एज ए सोफिस्टिकेटेड नेता दिखा सकें। नेता दिखाएंगे तो वोट बैंक बनेगा, वोट बैंक बनेगा तो उन्हें चुनाव में जीत मिलने की चांस बढ़ सकते हैं, इसलिए वे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे को उठाना हमारी यूनिटी के लिए खतरा क्यों है? यूनिटी के लिए खतरा क्योंकि यार स्टेट तो पहले से सेकुलर है। अगर उसके अंदर फिर भी ऐसे मुद्दे अगर उठाए जाएंगे तो वे ना सिर्फ दूसरे राज्यों के लिए बल्कि हमारे खुद के राज्य के लिए और हमारे स्टेट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे बिगाड़ने का काम कर देंगे। इससे ओवरऑल होगा ओवर क्या होगा यार, जो हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है उसे पाने में हम लेट हो जाएंगे। थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला हमने बनाया गया था, वे क्या है? वे यार ये था कि एक तो यार इंग्लिश वाला, एक तो अपनी मातृभाषा सीख लो, और एक इंग्लिश सीख लो, कोई ग्लोबल लैंग्वेज सीख लो, और एक दूसरे राज्य की कोई भाषा सीख लो। और क्या इसे फॉलो नहीं करना चाहते? यार यही है, नेता लोग है ना अपना इसके अंदर कंसर्न देख रहे हैं, अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस लैंग्वेज के कंसर्न लैंग्वेज के झूठे जुमले को यूज किया जा रहा है। लीगल कनेक्शन इसके क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है 1960 है, 1963 है, जो अलो करता है कंटिन्यूज यूज ऑफ इंग्लिश अलोसाइड हिंदी फॉर ऑफिशियल यूनियन पर्पज, जो हम सभी को पता है। थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला अपनाया गया है। इसके की फीचर्स क्या है? की फीचर्स है इंडियन सेकुलरिज्म है, ये रिलीजन के भी बियॉन्ड जाता है, ये मात्र सिर्फ रिलीजन नहीं है बल्कि इसके अंदर लैंग्वेज भी है। आइडेंटिटी मार्कर है जो हमारे सेकुलरिज्म का, रिकॉग्नाइज करता है इसे एज ए पॉलिटिकल इमोशनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के रूप में। ये डिफर करता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है? ये पूरी तरह से वेस्टर्न सेकुलरिज्म सेपरेशन बेस्ड होता है, यानी चर्च के बीच में और स्टेट के बीच में पूरी तरह से सेपरेशन होगा, वे एक दूसरे के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। बट हमारा सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है। कंटेम्प्रेरी चैलेंज क्या है? कंटेम्प्रेरी चैलेंज ये है कि रेजिस्टेंस हो रहा है हिंदी का तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, कर्नाटक के अंदर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर। जो डरविडियन मूवमेंट है वो इम्फेसाइज कर दिया तमिल और इंग्लिश को टू प्रिजर्व देयर रीजनल ऑटोनॉमी। अब ये ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी होता है किसी विशेष मुद्दे से संबंधित कार्य करने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम होना, ऑटोनॉमी कहलाता है। पूरी तरह की फ्रीडम नहीं होती है इसके पास, यानी पूरी तरह से सोवरन नहीं होता है। सोवरन तो हमारे देश की जनता या कॉन्स्टिट्यूशन को कह सकते हैं हमारे अंदर, बट स्टेट्स को यूनियन के पैरेलली रखते हुए उन्हें ऑटोनॉमी दी गई। ऑटोनॉमी का मतलब है डायरेक्शन तो देगा यूनियन, उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा स्टेट, बट उस फॉलो करते समय जो तरीके अपनाए जाएंगे, उन तरीके अपनाने का जो रास्ता होगा, जो प्रोसेस होगा, या जो तरीके अपनाए जाएंगे, उन तरीकों को खुद बना सकता है स्टेट। कहने का मतलब क्या? इंडिया का स्ट्रक्चर कहता है कि यूनियन स्टेट्स को डायरेक्शन देगा, यानी स्टेट्स के पास पूरी तरह से फ्रीडम नहीं होगी, सिर्फ ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? डायरेक्शन तो यूनियन देगा, बताएगा कि आपको ये गोल फॉलो करने हैं, बट उन गोल फॉलो करने के लिए तरीका क्या अपनाया जाए वे स्टेट खुद डिसाइड करेगा। इस तरीके डिसाइड करने की जो स्वतंत्रता है उसे ही कहते हैं ऑटोनॉमी। ओके, कंटेम्प्रेरी चैलेंज यही है कि ऑटोनॉमी के ऊपर खतरा मान रहे हैं अपनी। अब इससे क्या है? रिसेंट वॉयलेंस इरप्ट हुई है कि इसमें महाराष्ट्र के अंदर किसके लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो निग्लेक्ट करती है नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस को, रिस्क आता है इससे कल्चरल इरोजन और सोशल एलिनेशन का। लिंग्विस्टिक रिस्पेक्ट क्या है? जो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए हमारे जरूरी है। वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथन मदर टंग बेस्ड एजुकेशन स्पेशली इन ट्राइबल रिमोट एरिया। तो मदर टंग बेस्ड एजुकेशन है ना, मदर टंग क्यों जरूरी होती है, इससे रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, जो हमारे यूट्यूब चैनल है, एक वीडियो डाल रखी है कि सीजीआई ने मदर टंग को एजुकेशन के अंदर
अपनाए जाने का सपोर्ट किया है। उससे रिलेटेड वीडियो है, जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको आराम से मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने में आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी मदर टंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन कल्चरल एंड एकेडमिक स्पेसिस, ये किया जा सकता है। एंश्योर किया जा सकता है इक्विटी को इन लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर, और रिफॉर्म किया जा सकता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, ताकि इसे फ्लेक्सिबल बनाया जा सके और स्टेट अपनी ऑटोनॉमी के अगेंस्ट इसे ना माने। कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, प्रोटेक्ट करता है ये लैंगुलर सेकुलरिज्म को, इज नॉट जस्ट अबाउट प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी, बट इट इज अबाउट डिफेंडिंग द फेडरल स्पिरिट, social justice and democratic ethos of the constitution. Language politics, if unchecked, then it can corrode the fabric of India's pluralist democracy। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अच्छा कंक्लूजन दिया गया, इसे आप यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला भाई एक टॉपिक और रह गया है, नहीं अभी एक नहीं शायद 2 रह गए, शायद देखना पड़ेगा 2 भी, मेरे ध्यान नहीं कितने रह गए। जीरो डोज चिल्ड्रन है। जीरो डोज से मतलब क्या है, जीरो डोज से मतलब है कि वे चिल्ड्रन जिन्हें अपने पैदा होने से लेके अभी तक वैक्सीन से रिलेटेड ये जो लगती है इंडिया के अंदर, उनमें से एक भी डोज नहीं मिला है। ये दिखाता किस चीज का कंसर्न है यार, ये हमारे गवर्नेंस के कंसर्न को दिखाता है। हेल्थ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ये वैक्सीन वगैरह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है यार, इतने सालों में है ना, जब से हमने ह्यूमन लाइफ है तो बहुत सारे वायरसेस आए हैं, बहुत सारी बीमारियां आई हैं, उसके बच्चे के माता पिता के अंदर भी बीमारियां कई वैक्सीन होगी, बच्चे के सराउंडिंग्स में भी सभी बीमारियां उनकी वैक्सीन होगी। अगर बच्चे के अंदर भी वैक्सीन का डोज नहीं लगेगा तो उसका जो कीटाणु है वे बच्चे के शरीर में जाएगा और बच्चे को उस चीज से ग्रसित कर देगा। ग्रसित करने से क्या होगा, बच्चा यार आगे है ना कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। यूपीएससी के सिलेबस के अंदर कुछ इश्यूज दिए गए हैं, उन इश्यूज के अंदर से 2 हैं, एक हेल्थ है एक एजुकेशन है। यूपीएससी का सिलेबस कहता है इन दोनों को जब हम एड्रेस करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जब हम काम करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल बनेगा। 2 इश्यूज और दिए गए, पॉवर्टी और हंगर। अब इन्हें समझते हैं अच्छे से। कहने का मतलब क्या है मेरा, मेरे कहने का मतलब ये है, जब हेल्थ को और एजुकेशन को दोनों को एक साथ रखते हुए डील किया जाएगा, जब ये बेसिक चीजें कोमोडिटी व बेसिक रिक्वायरमेंट्स ह्यूमंस को प्रोवाइड करी जाएगी, बेसिक फैसिलिटी दी जाएगी, तब ह्यूमन को एज ए रिसोर्स कन्वर्ट किया जा सकेगा। जब इस ह्यूमन रिसोर्स में स्किल्स ऐड कर दी जाएंगी तो ये ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल बन गया ना, यही चाहिए था स्टेट को। अब ये ह्यूमन कैपिटल अपने आप से स्टेट के अंदर अपना योगदान देगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराएगा। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराएगा, इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल पूरा होगा, यही हम चाहते हैं। तो इसे चाहने के लिए हमें इकोनॉमिक का रास्ता चाहिए। इकोनॉमिक का रास्ता चाहिए जब हमारे पास अच्छी कैपिटल मौजूद हो। कैपिटल सिर्फ मनी ही नहीं, ह्यूमन कैपिटल मौजूद हो। ह्यूमन कैपिटल तब मिलती है जब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर स्किल्स डाली जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स तब बनता है जब हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और पॉवर्टी और हंगर जैसे चैलेंजेस खत्म किए जाते हैं। तो अगर हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल गोल फॉलो करना है तो हमें हेल्थ एंड एजुकेशन देनी पड़ेगी। अगर हमें हेल्थ देनी है तो उस हेल्थ के लिए जरूरी है कि टाइम टाइम पर बच्चे के अंदर वैक्सीन लगाई जाए, जो बने हुए हैं वैक्सीन वे वाली। इसीलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल से। ओके, इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर 6.4% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन। कहने का मतलब है पूरे विश्व के अंदर जितने भी बच्चे हैं जिनमें जीरो डोज है, यानी एक भी डोज नहीं लगा, उसके 6.64% इंडिया के बच्चे हैं। जीरो डोज चिल्ड्रन वे होते तो रेफर टू चिल्ड्रन हु हैव नॉट रिसीव्ड एनी रूटीन वैक्सीन, स्पेशली फर्स्ट डोज ऑफ डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। इंडिकेटर है ये हमारे हेल्थ सिस्टम के कवरेज का एंड इक्विटी का। एक्सेस करता है पब्लिक हेल्थ केयर को। एक की मैट्रिक अंडर डब्ल्यूएचओ इम्यूनाइजेशन एजेंडा और जो 2030 का है। इंडियन इम्यूनाइजेशन इनिशिएटिव है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। देखो मेरे ऊपर है ना एक लिमिट लगी हुई है कि 1 घंटे से पहले ये क्लास कंप्लीट करनी है, बट ये 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो नहीं रही है, अभी भी शायद 1.5 घंटे तक चला जाएगा। अगर आपको ये सेशन डिटेल से मतलब डिटेल से पढ़ना है
तो ये बात आप अपने टेलीग्राम पर सर को कहिएगा या कमेंट के अंदर यूट्यूब में कहिएगा। अगर डिटेल से ही पढ़ना है 1 घंटे से ऊपर जाएगी फिर क्लास, हो सकता है 1.5 घंटे पर भी चली जाए। अगर ये आपको सिर्फ पीडीएफ वाइज पढ़ना है, जो सर ने बना रखा है पीडीएफ सिर्फ वे पढ़ना है, तो इसे मैं 1 घंटे के अंदर कंक्लूड कर दिया करूंगा। ये दोनों के दोनों आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, सर को टेलीग्राम पर बता दीजिएगा। जैसे आपके रिस्पॉन्स रहेगा उसके थ्रू सर मुझे अलो कर सकेंगे अपने क्लास करने के लिए, और मैं सर से कह भी सकूंगा कि मुझे फिर ये ज्यादा टाइम के लिए करनी होगी। अगर आप नहीं चाहते डायरेक्ट टाइम के लिए ना हो, सिर्फ 1 घंटे के अंदर और ये चीजें मैं ना बताऊं एक्सेट्रा वाली, तो फिर सिर्फ पीडीएफ की जो चीजें मैं सिर्फ वे पढ़ा दिया करूंगा। ये सब आप अपने जो आपका जो आप जो कहना चाहते हुए कमेंट में लिख दीजिएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है वे चलाया गया है, जो लॉन्च किया गया था 1985 के अंदर, जो लार्ज पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्री वैक्सीन इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज के ऊपर। जो ह्यूमन का जो हेल्थ इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी हेल्थ है, सेकेंडरी हेल्थ है, सोफिस्टिकेटेड थर्ड और फोर्थ लेवल की जो हेल्थ है, उसके रिलेटेड जो फीचर्स वगैरह है, उसकी जो क्वालिटीज वगैरह है, जो कमियां वगैरह वे किसी दिन हम जरूर पढ़ेंगे, मैं आपको प्रोमिस करता हूँ। मिशन इंद्रधनुष धनुष क्या है, जो 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, ये है जीरो डोज और अंडर इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन से हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया गया है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी जो IMI 5.0 है, वे भी लॉन्च किया गया 2023 के अंदर, जो एंड टू एंड डिजिटल ट्रैकिंग है किसका बेनिफिशरीज की, क्या यूज करे, यूबिन प्लेटफॉर्म को यूज करके। टारगेट किसे करता है, जीरो डोज चिल्ड्रन को करता है जो अंडर 2 ईयर्स है एंड प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट करता है। इस तरह हमारे आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको पसंद आया तो देखिएगा पूरा अच्छे से, कमेंट वगैरह कीजिएगा, अपने डाउट वगैरह हो तो वे डाउट बताना, उन डाउट को मैं कमेंट के अंदर ही सोल्व कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।